सूरज उगने के साथ ही लड़के की नींद खुली। जहां पिछली रात सितारे बिखरे दिखाई दे रहे थे, वहां इस वक्त खजूर के पेड़ों की अंतहीन पंक्तियां खड़ी थीं। अंग्रेज भी उस दिन जल्दी उठ गया था। उसने भी खुश होते हुए कहा, हम नखलिस्तान पहुंच ही गए। लेकिन लड़का खामोश था। वो रेगिस्तान की खामोशी में खो गया था और पेड़ों की कतार देखकर ही खुश था। उसे पिरामिडों तक पहुंचने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। लड़का जानता था कि एक दिन यही सुबह याद बनकर रह जाएगी। इसलिए वो इस क्षण को जी लेना चाहता था, लेकिन उसी तरह जैसे आज तक जीता आया था, अपने अतीत और भविष्य के सपनों के साथ। हो सकता है खजूर के पेड़ों की ये पंक्तियां भविष्य में गुजरे हुए दिनों की याद भर रह जाएं, लेकिन अभी तो इनके पास छाया और पानी है। कबीलों की लड़ाई से बचने के लिए शरण स्थली है। कल ऊंट की घुरघुराहट कोई संकेत दे रही थी और आज खजूर के पेड़ों की ये कतारें किसी चमत्कार की ओर इशारा कर रही थी। दुनिया न जाने कितने तरीकों से बोलती है, लड़के ने सोचा। समय की तरह काफिला भी बड़ी जल्दी गुजर जाता है। सैकड़ों लोगों और जानवरों को नखलिस्तान की ओर बढ़ते देखकर अंग्रेज किमियागर ने सोचा। नए लोगों के आने से शोर मच गया था। उड़ती धूल में रेगिस्तान का सूरज भी कहीं छुप गया था। मरुद्यान के बच्चे मेहमानों के आने के उत्साह से भरे हुए थे। किमियागर ने देखा कि कबीले का सरदार काफिले के सरदार से लंबी बातचीत में व्यस्त हो गया है। लेकिन इन सारे मंजरों का किमियागर के लिए कोई महत्व नहीं था। उसने बहुत सारे लोगों को आते जाते देखा था, लेकिन रेगिस्तान वैसे का वैसा ही लगता था जैसा पहले हुआ करता था। उसने बादशाहों और फकीरों को रेगिस्तान पार करते देखा था। रेत के टीलों को हवा के साथ साथ अपने ठिकाने बदलते देखा था, लेकिन रेत भी वैसी की वैसी ही थी जैसा वो बचपन से देखता आया था। उसे लोगों के चेहरों की खुशी देखकर बड़ा अच्छा लगता था, खासतौर पर जब मुसाफिर पीली रेत के बाद हरे भरे खजूर के पेड़ देखा करते तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी हुआ करती थी। अंग्रेज ने सोचा, ऊपर वाले ने शायद नखलिस्तान इसलिए बनाया है कि इंसान खजूर के पेड़ों की हरियाली देखकर खुश हो सके। किमियागर ने और भी कई व्यावहारिक बातों पर ध्यान देना शुरू किया। उसे मालूम पड़ा कि उसी के काफिले में एक और इंसान है जिसे वो किमियागरी के रहस्य सिखा सकता था। अंग्रेज उस आदमी को जानता तो नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि उसकी अनुभवी आंखें अपने शागिर्द को देखते ही तुरंत पहचान जाएंगी। उसे उम्मीद थी कि पिछले शागिर्द की तरह ही ये आदमी भी तेज तर्रार और होशियार होगा। न जाने क्यों ये सारी विद्या मौखिक तरीके से ही एक दूसरे को क्यों सिखाई जाती है, अंग्रेज किमियागर ने सोचा। ऐसा तो नहीं कि यह विद्या अत्यंत रहस्यमयी है। ईश्वर ने तो कितनी सहजता से सभी जीवों के समक्ष अपने सारे रहस्य प्रकट कर दिए हैं। अपने इस सवाल का उसके पास एक ही जवाब था। इस ज्ञान को इसी तरह इसलिए देना पड़ता है ताकि जीवन अन्वेषण के ज्ञान की पवित्रता बनी रहे और इस पवित्र जीवन को आसान शब्दों या चित्रों के माध्यम से नहीं बताया जा सकता। लेकिन लोग शब्दों और चित्रों में इस कदर खो जाते हैं कि वे सार्वभौमिक भाषा ही भुला दिया करते हैं। लड़का हैरान होकर नखलिस्तान देख रहा था। भूगोल की किताब में जो नखलिस्तान उसने देखा था, उसमें खजूर के पेड़ों से घिरा हुआ पानी का एक कुआं भर था। लेकिन ये नखलिस्तान तो स्पेन के कई शहरों से भी बड़ा रहा होगा।
300 कुओं और हजारों हजार खजूर के पेड़ों के बीच असंख्य रंग बिरंगे तंबू लगे हुए थे। ये तो अलिफ लैला की कहानी जैसा लग रहा है, किमियागर से मिलने के लिए बेताब अंग्रेज ने कहा। जानवरों और नए लोगों की इस भीड़ को ताज्जुब से देखते हुए बच्चों ने उन्हें घेर लिया। नखलिस्तान के आदमी जानना चाहते थे कि काफिले ने कोई लड़ाई देखी या नहीं। औरतों में तो सौदागरों के कीमती पत्थरों और कपड़ों को देखने की होड़ थी। रेगिस्तान की खामोशी तो अचानक किसी सपने की तरह प्रतीत होने लगी थी। काफिले के सभी मुसाफिर अनवरत बोलते चले जा रहे थे, हंस रहे थे, चिल्ला रहे थे। लग रहा था जैसे किसी दूसरे लोक से बस अभी अभी इंसानों की दुनिया में आए हों। नखलिस्तान के अजनबियों के बीच भी वे बड़े सहज और खुश थे। रेगिस्तान में लोग जरूर एहतियात बरतते रहे थे। ऊंट चालक ने लड़के से बताया था कि नखलिस्तान हमेशा तटस्थ रहते थे और वहां के बाशिंदों में औरतों और बच्चों की तादाद ज्यादा होती है। पूरा रेगिस्तान नखलिस्तानों से भरा पड़ा है, लेकिन कबीलों की लड़ाइयां हमेशा रेगिस्तान में ही होती हैं। थोड़ी ही देर में काफिले के सरदार ने सबको एक जगह किसी तरह इकट्ठा किया और उन्हें ताकीद देते हुए उसने कहा, जब तक कबीलों की लड़ाई खत्म नहीं हो जाती हम यहीं रहेंगे। हम यहां मेहमान हैं, इसलिए यहां के लोगों के साथ ही उनके रिहायशी इलाकों में उनके साथ ही रहना होगा। हमारे मेजबानों की कोशिश रहेगी कि हमें रहने के लिए अच्छी से अच्छी जगह मिले। मेहमान नवाजी का यही दस्तूर भी है। फिर सरदार ने अपने पहरेदारों के साथ साथ मुसाफिरों से भी कहा कि वे अपने हथियार नखलिस्तान के कबीले के सरदार द्वारा नियुक्त लोगों के हवाले कर दें। लड़ाई के यही नियम हैं, सरदार ने कहा। नखलिस्तान में फौज या फौजियों को शरण देना मना है। जब अंग्रेज ने भी अपने झोले से एक रिवॉल्वर निकालकर हथियार जमा कर रहे एक इंसान के सुपुर्द की, तो लड़के को हैरानी हुई। तुम्हारे पास रिवॉल्वर? क्यों? इससे मुझे लोगों पर भरोसा करने में मदद मिलती है, अंग्रेज ने जवाब दिया। इस बीच लड़का अपने खजाने के बारे में सोचने लगा। जैसे जैसे वो अपने सपने के नजदीक आता जा रहा था, हालात और मुश्किल होते जा रहे थे। उसे लगा कि राजा जिस शुरुआती किस्मत के बारे में उसे बताया करता था, वो अब काम करना बंद करती जा रही थी। अपने सपने को साकार करने के लिए उसे लगातार अपने दृढ़ निश्चय और हौसले का इम्तिहान देना पड़ रहा था। इसलिए उसे न उतावलापन दिखाना था और न बेसब्री। वो अपने भीतर की प्रेरणा का कहा मानने लगे तो रास्ते में दैवीय संकेतों और शकुनों को देख पाने में असमर्थ हो जाएगा। ईश्वर ने किसी न किसी वजह से ही उन्हें मेरे रास्ते में बिछाया है। उसे अपनी ही सोच पर हैरानी हुई। अब तक वो शकुन चिन्हों को सिर्फ इसी दुनिया की कोई चीज मानता था, ठीक उसी तरह जैसे खाना या सोना या प्रेम करना या काम पर जाना। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि शकुन दरअसल ईश्वर की भाषा है, जिसके जरिए वो बताना चाहता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। इतने बेसब्र भी मत बनो, उसने खुद से कहा, वैसे ही जैसे ऊंट चालक ने उससे एक बार कहा था, जब खाने का वक्त हो तो खाओ और जब आगे बढ़ने का वक्त हो तो आगे बढ़ो। उस दिन सब थके हुए थे, इसलिए बिस्तर पर पड़ते ही सो गए। लड़के को ऐसी जगह ठहराया गया था जो उसके अंग्रेज दोस्त के ठिकाने से बहुत दूर थी। उसके तंबू में लड़के की ही उम्र के 5 और नौजवान लड़के ठहरे हुए थे। सब रेगिस्तान के रहने वाले थे और लड़के के बड़े शहरों की बातें सुनना चाहते थे। लड़के ने उन्हें भेड़ों के चराने के दिनों की कहानी सुनाई और फिर क्रिस्टल की दुकान पर के अपने तजुर्बे सुनाने जा ही रहा था कि अंग्रेज तंबू में आ गया। मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ रहा हूं,
उसने लड़के का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर तंबू से बाहर ले गया। मैं चाहता हूं कि तुम उस किमियागर को ढूंढने में मेरी मदद करो। पहले तो उन दोनों ने खुद ही किमियागर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन किमियागर नखलिस्तान में रहने वालों की तरह कहां रहता होगा। उसके तंबू में तो भट्ठी लगातार जलती रहती होगी। उन्होंने पूरे इलाके में ऐसी ही किसी जगह की तलाश करने की कोशिश की, लेकिन नखलिस्तान उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा था। उसमें सैकड़ों तंबू थे। हमने अपना पूरा दिन तो बस यूं ही गंवा दिया। अंग्रेज ने एक कुएं के पास बैठते हुए लड़के से कहा, चलो ना किसी और से पूछ लेते हैं। लड़के ने सलाह दी। अंग्रेज नहीं चाहता था कि लोगों को उसके यहां आने की वजह का पता चले, इसलिए वो कुछ तय नहीं कर पा रहा था। लेकिन क्योंकि लड़का उससे कहीं बेहतर अरबी भाषा बोलता था, इसलिए वो इस बात के लिए राजी हो गया कि लड़का ही उसका पता मालूम करे। लड़के ने कुएं पर मश्क भरने आई एक औरत के पास जाकर उसे सलाम किया और कहा, यहां नखलिस्तान में कोई किमियागर रहता है क्या? औरत ने कहा कि उसने ऐसे किसी इंसान के बारे में कभी नहीं सुना, और फिर जल्दी से वापस चली गई। जाते जाते लड़के को यह भी समझा गई कि वो काले लिबास पहने औरतों से बात करने की कोशिश न करे, क्योंकि ऐसी औरतें शादीशुदा होती हैं और लड़के को यहां के रीति रिवाज का ध्यान रखना चाहिए। अंग्रेज को बड़ी निराशा हुई। उसे लगा कि इतना लंबा सफर बेमानी निकला। लड़के को भी दुख हुआ। उसका दोस्त भी तो आखिर अपनी ही निजी नियति खोजने के लिए निकला था, और जब कोई ऐसा करने के लिए निकला हो तब पूरी कायनात उसकी मदद के लिए साजिश रचती है। यही तो कहा था उस बूढ़े राजा ने, और वो कभी गलत नहीं हो सकता। मैंने कभी किसी किमियागर के बारे में तुमसे मिलने से पहले नहीं सुना था। यह भी तो हो सकता है कि यहां भी किसी ने न सुना हो। लड़के ने अंग्रेज से कहा। अंग्रेज की आंखों में अचानक चमक आ गई। सही बात, हो सकता है यहां भी किसी ने किमियागर के बारे में नहीं सुना हो। अच्छा, अब ऐसे मालूम करो कि यहां के लोगों की बीमारियों का इलाज करने वाला कोई है क्या? अंग्रेज के बहुत बार कहने के बावजूद लड़के ने किसी भी ऐसी औरत से बात नहीं की जो काले लिबास में पानी भरने आई थी। तभी वहां एक पुरुष आया। क्या यहां कोई ऐसा आदमी है जो बीमार लोगों का इलाज करता हो? लड़के ने उस पुरुष से पूछा। हमारी बीमारियों का इलाज तो अल्लाह ही करता है। दो अजनबियों के ऐसे बेतुके सवाल से आशंकित उस पुरुष ने कहा, आप लोग भूत प्रेत उतारने वाले ओझा की तलाश में तो नहीं है? इतना कह उसने कुरान की कुछ आयतें पढ़ी और वहां से चला गया। थोड़ी ही देर बाद एक और आदमी आया। उसके हाथ में एक छोटी बाल्टी थी और वो उम्र दराज लग रहा था। लड़के ने अपना सवाल दोहराया, आप लोग ऐसे किसी आदमी को क्यों ढूंढ रहे हैं? अरब ने पूछा। क्योंकि मेरा दोस्त उससे मिलने के लिए बहुत दूर से आया है, लड़के ने जवाब दिया। अगर ऐसा कोई आदमी यहां रहता होता तो वो वाकई बहुत ताकतवर होगा। फिर कुछ सोचकर उस अधेड़ आदमी ने कहा, जब तक वो खुद ना चाहे तब तक तो ऐसे किसी आदमी से यहां के कबीले का मुखिया भी नहीं मिल सकता। सुनो, लड़ाई खत्म होने का इंतजार करो और फिर अपने काफिले के साथ आगे बढ़ जाओ। नखलिस्तान की जिंदगी में घुसने या दखल देने की कोशिश मत करो। इतना कहकर वो आदमी भी चला गया। लेकिन अंग्रेज बहुत खुश था। वो सही राह पर थे। आखिर में एक लड़की वहां आई। लड़की काले कपड़ों में नहीं थी और उसके कंधे पर एक बर्तन था। उसका सिर तो ढका हुआ था, लेकिन चेहरा दिखाई दे रहा था। लड़के ने उस लड़की के पास जाकर किमियागर का पता पूछना चाहा, और तभी उस पल लड़के को लगा जैसे वक्त ठहर गया हो।
और उसकी रूह उससे कुछ कह रही हो। लड़के ने जब उस नवयुवती की काली आंखों में झांका, मुस्कुराहट और खामोशी के बीच थिर हुए उसके होंठ देखे, तभी उसे दुनिया की वो जुबान समझ में आ गई जो सभी बोलते हैं। यही वो जुबान है जो हम अपने दिल से समझते हैं। ये जुबान प्यार की थी। इंसानियत से भी पुरानी भाषा थी ये, रेगिस्तान से भी पुरानी। कुएं पर भी वही हुआ था जो दो जोड़ी आंखों के मिलने के बाद होता है। लड़की मुस्कुरा दी। निश्चित तौर पर यह एक अच्छा शकुन था। इसी घड़ी का तो अनजाने में ही लड़का सारी जिंदगी इंतजार करता रहा था। इसी एक लम्हे को तो अपनी भेड़ों, किताबों और क्रिस्टलों में इस रेगिस्तान की खामोशी में ढूंढ रहा था। ये भाषा दुनिया की सबसे निश्चल और शुद्ध भाषा थी। जैसे अंतहीन समय की परिक्रमा कर रही पृथ्वी को कभी उसकी राह समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी तरह इस भाषा का मतलब भी समझाने की जरूरत नहीं होती। लड़के को उस पल लगा जैसे कि वो अपनी जिंदगी की इकलौती और सबसे अद्भुत स्त्री के सामने खड़ा है। उसे लगा कि बिना कुछ कहे भी उस स्त्री को भी ऐसा ही महसूस हुआ था। दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा उसे प्रेम के इस एहसास पर यकीन था। उसके माँ बाप, दादा दादी ने उसे बताया था कि प्रेम तो जरूर करना चाहिए, लेकिन किसी तरह का वादा करने से पहले एक दूसरे को समझ लेना बहुत जरूरी है। लेकिन जो भी ऐसा सोचते हैं, उन्होंने कभी सर्वव्यापी और सार्वभौमिक भाषा नहीं सीखी। जो इस भाषा को जानते हैं, उन्हें मालूम है कि इस दुनिया में कोई तो है जो उनका इंतजार कर रहा है, चाहे रेगिस्तान के बीचों बीच कहीं हो या किसी बड़े से शहर में। जब कभी ऐसे दो इंसान मिलते हैं, जब कभी उनकी नजरें मिलती हैं, तो गुजरा हुआ और आने वाला सब कुछ बेमानी हो जाता है। तब सिर्फ और सिर्फ यही एक पल रह जाता है, और बाकी रह जाता है एक गहरा यकीन कि दुनिया में जो कुछ भी है सब ऊपर वाले के हाथों पहले से लिखा हुआ है। वही हाथ मन में प्यार पैदा करता है और सबके लिए उसकी जुड़वां आत्मा पैदा करता है। ऐसे प्यार का बिना सपनों का कोई अर्थ ही नहीं है। मकतूब, लड़के ने सोचा। अंग्रेज ने लड़के को झकझोरते हुए कहा, अरे कहां खो गए, पूछो ना इससे। लड़का उस लड़की के थोड़ा और करीब आ गया। जब लड़की मुस्कुराई तो वो भी मुस्कुरा दिया। नाम क्या है तुम्हारा? लड़के ने पूछा। फातिमा, अपनी नजरें बचाते हुए लड़की ने जवाब दिया। मेरे देश में भी कुछ स्त्रियों का ये नाम है। फातिमा पैगंबर की बेटी थी। हमलावरों ने इस नाम को दुनिया के कई देशों में फैला दिया। हमलावर शब्द का इस्तेमाल करते हुए लड़की की आवाज में थोड़ा सा गुमान आ गया था। अंग्रेज ने उसे इशारों इशारों में याद दिलाया कि उसे सवाल भी पूछना है। लड़के ने तभी लोगों की बीमारी का इलाज करने वाले का पता पूछा। वही इंसान ना जो दुनिया के सारे रहस्य जानता है और रेगिस्तान के जिन्नों से बात भी करता है? लड़की ने पूछा। जिन्नों में अच्छी और खराब दोनों किस्मों की रूहें बसती हैं। लड़की ने दक्षिण दिशा की ओर इशारा करते हुए अजीब से उस आदमी का पता बताया। फिर उसने अपने बर्तन में पानी भरा और वहां से चली गई। अंग्रेज भी किमियागर की तलाश में वहां से चला गया।
लड़का बड़ी देर तक कुएं की मुंडेर पर बैठकर उस एक दिन के बारे में सोचने लगा जिस दिन भूमध्य सागर की ओर से आने वाली हवा का एक झोंका इसी एक लड़की की खुशबू उस तक तरीफा लेकर आया था। प्यार में तो वो तब भी था, लेकिन जानता नहीं था कि दुनिया में ऐसी कोई औरत भी है। उस लम्हे उसे पक्का यकीन हो गया कि प्यार ही दुनिया के सारे खजाने ढूंढने में उसकी मदद करेगा। अगले रोज लड़का फिर उसी कुएं के पास लड़की के दीदार की उम्मीद में पहुंचा। उसे हैरानी ये देखकर हुई कि अंग्रेज भी वहां बैठा हुआ एकटक रेगिस्तान की ओर देख रहा था। मैं दोपहर से लेकर शाम तक किमियागर से मिलने का इंतजार करता रहा, अंग्रेज ने कहा। शाम के पहले तारे के निकलते ही वो बाहर आया। मैंने उसे बताया कि मुझे किस चीज की तलाश है और उसने तब मुझसे पूछा कि क्या मैंने कभी पारे को सोने में बदला है। मैंने जवाब दिया कि मैं उससे यही सीखने यहां तक आया हूं। उसने मुझसे बस इतना कहा कि मुझे कोशिश करनी चाहिए। बोला, जाओ और कोशिश करो। लड़का खामोश रहा। बेचारा अंग्रेज यही सुनने इतनी दूर का सफर करके थोड़े ना आया था। कोशिश तो वो कर ही रहा था, कई दिनों से और कई बार कर रहा है। फिर तो कोशिश करो। लड़का अंग्रेज से बस इतना ही कह सका, वही करूंगा, कोशिश ही शुरू करने जा रहा हूं। अंग्रेज के जाने के बाद फातिमा कुएं पर आई। वो जब पानी भरने लगी तो लड़के ने उससे कहा, मैं तुमसे एक ही बात कहने आया हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या तुम्हें मेरी बीवी बनना मंजूर है? लड़की के हाथ से पानी का बर्तन छूट गया और सारा पानी वहीं बिखर गया। मैं हर रोज तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। मैंने उस खजाने की तलाश में पूरा रेगिस्तान पार किया है जो पिरामिडों के पास है। मुझे लग रहा था कि कबीलों की लड़ाई मेरे लिए अभिशाप बन गई है, लेकिन अब लगता है कि ये लड़ाई तो दरअसल एक वरदान थी, वरना मैं तुमसे कैसे मिलता। लड़ाई किसी न किसी दिन खत्म हो जाएगी। लड़की ने चारों ओर खड़े खजूर के पेड़ों की ओर देखा। लड़के ने खुद को याद दिलाया कि वो एक गडरिया था और फिर से एक गडरिया बन सकता था। फातिमा उसके लिए किसी खजाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। कबीले वाले हमेशा खजाने की तलाश में रहते हैं। लड़की ने कुछ ऐसे कहा जैसे वो जानती हो कि लड़का इस वक्त क्या सोच रहा है। और रेगिस्तान की औरतों को अपने कबीले के आदमियों पर नाज होता है। उसने पानी भरा और वहां से चली गई। लड़का हर रोज फातिमा से मिलने के लिए कुएं पर आता रहा। उसने लड़की को गडरिया होने के दिनों के बारे में बताया, उस बूढ़े राजा के बारे में और क्रिस्टल की दुकान पर गुजरे 1 साल के बारे में बताया। उन दोनों में दोस्ती होने लगी थी। लड़की के साथ हर रोज गुजारे 15 मिनटों को छोड़कर पूरा दिन उससे काटे नहीं कटता था। नखलिस्तान में रहते हुए तकरीबन 1 महीना गुजर गया था। एक दिन काफिले के सरदार ने सबको बुलाकर एक सभा की। उसने कहा, लड़ाई कब तक चलेगी कुछ मालूम नहीं है। इसी वजह से हम अपनी यात्रा शुरू नहीं कर सकते। हो सकता है लड़ाई कई सालों तक चले। दोनों ओर जांबाज लड़ाके हैं और यह लड़ाई दोनों फौजों के लिए अहम है। यह लड़ाई बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए नहीं है। यह लड़ाई तो सिर्फ इतना आजमाने के लिए है कि कौन ज्यादा ताकतवर है। जब लड़ाई ऐसे किसी मकसद से होती है तो बहुत दिनों तक चलती है, क्योंकि अल्लाह दोनों पक्षों के साथ होता है।
लोग अपने अपने ठिकानों पर वापस चले गए। लड़का दोपहर को फातिमा से मिलने आया। उसने सभा में हुई बातें उसे बताईं। जिस दिन हमारी मुलाकात हुई थी, उसके अगले ही दिन तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। उस दिन तुमने मुझे विश्वात्मा और सर्वव्यापी भाषा के बारे में भी बहुत कुछ सिखाया था। लगता है उसी वजह से मैं तुम्हारा एक हिस्सा बनने वाली हूं। लड़के को लगा कि लड़की की आवाज खजूर के पत्तों से होकर आती हवा से भी ज्यादा सुरीली और मीठी है। मैं भी इस नखलिस्तान में न जाने कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं अपना अतीत भूल चुकी हूं। मुझे तो अपनी परंपराएं, अपने रीति रिवाज तक याद नहीं। ये भी भूल चुकी हूं कि रेगिस्तान के आदमी अपनी औरतों से आखिर कैसा बर्ताव करते हैं। मैं जब बहुत छोटी थी तब से ये सपने देखा करती थी कि रेगिस्तान मेरे लिए कोई नायाब तोहफा लेकर आएगा। मुझे लगता है कि वो तोहफा मेरे सामने है। जानते हो क्या है वो तोहफा? तुम। लड़के के जी में आया कि फातिमा का हाथ अपने हाथों में ले ले, लेकिन उसने दोनों हाथों से पानी का बर्तन थाम रखा था। तुमने मुझे अपने ख्वाबों के बारे में बताया, बूढ़े राजा और खजाने के बारे में बताया, संकेतों और शकुन चिन्हों के बारे में बताया। अब मुझे भी किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूं तुम उन्हीं संकेतों और शकुनों के सहारे यहां मेरे पास पहुंचे हो, और जिसे तुम निजी नियति कहते हो, उसमें अब मैं भी भागीदार हूं। इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम अपनी मंजिल की दिशा में आगे बढ़ो। तुम्हें अगर लड़ाई खत्म होने का इंतजार करना है तो वही करो। अगर अपने सपनों को साकार करने के लिए पहले जाना चाहते हो तो जरूर जाओ। हवा की वजह से रेत के टीले भी अपना रास्ता बदलते रहते हैं, लेकिन रेगिस्तान कभी नहीं बदलता। हमारा प्यार भी कभी नहीं बदलेगा। मकतूब। लड़की ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, अगर मैं सचमुच तुम्हारे सपनों का ही एक हिस्सा हूं तो तुम एक दिन मेरे पास लौट कर आओगे। उस दिन फातिमा से बिछड़ते हुए लड़के का मन बहुत दुखी था। उसे अपनी जान पहचान के कई शादीशुदा गडरियों की याद आई। अपनी पत्नियों को यह समझाना कि नई चरागाहों की तलाश में जाना उनकी मजबूरी है, उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा। लेकिन उनका प्यार ही उन्हें अपने पतियों को रोकने पर मजबूर करता था। अपनी अगली मुलाकात में उसने फातिमा से ये सब कह डाला। फातिमा ने जवाब में कहा, रेगिस्तान हमारे आदमियों को हमसे दूर ले जाता है। कई बार तो वो लौट कर आते भी नहीं है। हमें इस बात की आदत है। हम तो ये सोचती हैं कि जो लौट कर नहीं आते वे बादल बन जाते हैं, इन जानवरों का हिस्सा बन जाते हैं, बिहड़ों में छुपे होते हैं, या फिर जमीन से निकलने वाले पानी में समा जाते हैं। वे तो विश्व की आत्मा बनकर हमारी हर चीज का हिस्सा बन जाते हैं, हम में शामिल हो जाते हैं। कुछ लोग वापस भी आ जाते। उन्हें देखकर बाकी औरतें भी इस उम्मीद में खुश हो जाती हैं कि इसी तरह एक दिन उनके आदमी भी लौट आएंगे। मैं ऐसी औरतों को देखती थी तो उनकी खुशी से मुझे जलन हुआ करती थी। अब मैं भी ऐसी ही एक औरत बन जाऊंगी।
जो किसी का इंतजार कर रही है। मैं रेगिस्तान की औरत हूं और मुझे इस बात पर नाज है। मैं चाहती हूं कि मेरा पति भी उसी हवा की तरह आजाद होकर घूमे जो रेत के टीलों को रोज नए नए रूप देती है। और अगर इसके लिए मुझे किसी दिन ये भी स्वीकार करना पड़े कि मेरा पति बादलों में, जानवरों में, यहां के पानी में समा गया है, तो मैं ये भी कर लूंगी। लड़का अंग्रेज को खोजने निकल पड़ा। वो उसे फातिमा के बारे में बताना चाहता था। लड़के को ये देखकर हैरत हुई कि अंग्रेज ने अपने तंबू के सामने एक अजीबोगरीब सी भट्ठी बना ली थी। भट्ठी में बहुत सारी लकड़ियां जल रही थीं और उसके ऊपर लेड यानी शीशे की एक पारदर्शी बोतल रखी हुई थी। उस बोतल में कुछ उबल रहा था। अंग्रेज की आंखों में चमक थी और ये चमक किताब पढ़ने के समय होने वाली चमक के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। ये मेरे काम का पहला चरण है, अंग्रेज ने कहा। पहले मुझे सल्फर को अलग अलग करना है, इसलिए ताकि मेरे मन में कोई डर ना रह जाए। मैंने आज तक नाकामयाबी के डर से ही कई सारे काम नहीं किए। जो काम मैं अब कर रहा हूं मुझे 10 साल पहले ही करना चाहिए था, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम मुझे इसके लिए और 20 साल इंतजार तो नहीं करना पड़ा। अंग्रेज ने एक भट्ठी में कुछ और लकड़ियां डाली और लड़का वहीं खड़े उसको देखता रहा। दूर क्षितिज पर डूबते सूरज के रंग में डूबा रेगिस्तान भी अब गुलाबी हो चला था। लड़का अपने सवालों के जवाब के लिए दूर कहीं चला जाना चाहता था, ये जानने के लिए कि रेगिस्तान की खामोशी के पास भी उसके सवालों के जवाब हैं या नहीं। लड़का अब खजूर के पेड़ों को एकटक देख रहा था। उसे हवा की आवाज भी सुनाई दे रही थी और पैरों के नीचे के पत्थर भी महसूस हो रहे थे। उसे न यहां वहां रेंगते सांपों का डर था, न घिरते अंधेरे का। उसने सोचा कि बहुत सदियों पहले ये रेगिस्तान भी तो एक समंदर रहा होगा। लड़का वहीं एक पत्थर पर बैठ गया और मंत्रमुग्ध होकर क्षितिज का सौंदर्य निहारता रहा। क्या प्यार और आधिपत्य में कोई अंतर होता है? शायद होता हो, लेकिन लड़के को तो समझ नहीं आया। फातिमा इसी रेगिस्तान की रहने वाली थी और यही रेगिस्तान सवालों को समझने में उसकी मदद कर सकता है। लड़का ये सारी बातें अभी सोच ही रहा था कि उसे लगा उसके ऊपर कोई छाया उड़ रही है। उसने सर उठाकर देखा कि आसमान में चीलों का एक जोड़ा उड़ा जा रहा था। उसने चीलों को हवा में तैरते हुए देखा। हालांकि उनकी उड़ान में किसी तरह की कोई रचनात्मकता नहीं थी, लेकिन कुछ तो बात थी उसमें। उसने ध्यान से उड़ान को समझना चाहा। क्या ये चीलें उसे प्यार या आधिपत्य का मतलब समझा सकती हैं? उसे नींद आने लगी थी। मन तो जागे रहने का था, लेकिन थकान सोने को मजबूर कर रही थी। मैं विश्व की सर्वव्यापी भाषा सीख रहा हूं और दुनिया की हर चीज मेरे लिए मायने रखती है, इन चीलों की उड़ानें भी, उसने खुद से कहा। लड़का प्यार के लिए शुक्रगुजार था। जब आप प्यार में होते हैं तो सभी चीजों के अर्थ और गहरे हो जाते हैं। अचानक एक चील ने आसमान में तेजी से गोता लिया और दूसरी चील पर हमला कर दिया। पल भर को तो उसे लगा कि जैसे तलवारधारी फौज नखलिस्तान में घुस आई हो। इस ख्याल ने उसे झकझोर दिया। उसने लोगों को मरीचिकाओं के बारे में बात करते सुना था, खुद भी देखा था।
मरीचिकाएं अपनी प्रबल इच्छाएं ही तो हैं जो रेगिस्तान में प्यासे इंसान के सामने प्रकट हो जाया करती हैं। लेकिन नखलिस्तान पर हमला करने वाली एक फौज की मरीचिका, नहीं, वो कभी ऐसा तो नहीं चाहता था। वो युद्ध की बात भूलकर अपनी सोच की ओर वापस लौट जाना चाहता था। उसने एक बार फिर अपना ध्यान रेगिस्तान के गुलाबी रंगों और पत्थरों की ओर ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में कुछ ऐसा था जो उसके ध्यान को एक जगह टिकने नहीं दे रहा था। हमेशा शकुन चिन्हों पर ध्यान देना और उनकी बात मानना, बूढ़े राजा ने कहा था। लड़के को फिर से युद्ध का मंजर याद आ गया। इस बार तो उसके भीतर से भी आवाज आई कि लड़ाई होने जा रही है। लड़का उठकर खड़ा हो गया और पेड़ों की ओर लौट आया। एक बार फिर उसने अलग अलग चीजों की जुबान पढ़नी चाहिए। उसे लगा कि इस वक्त रेगिस्तान महफूज है और नखलिस्तान पर खतरा मंडरा रहा है। लड़के का ऊंट चालक दोस्त खजूर के पेड़ का सहारा लिए डूबते हुए सूरज को देख रहा था। उसने रेत के टीलों की दूसरी तरफ से लड़के को अपनी ओर आते हुए देखा। एक फौज बस आने ही वाली है, मुझे ऐसा एहसास हुआ है, लड़के ने कहा। तुम्हें कैसे मालूम? मैंने अपने मन में ऐसा एक मंजर देखा है। रेगिस्तान में अक्सर लोगों के मन में ऐसे मंजर चले आते हैं, ऊंट चालक ने कहा। लड़के ने चीलों वाली बात बताई कि कैसे वो उन्हें आसमान में उड़ते हुए देख रहा था और कैसे एक ने तेज गोता लगाकर दूसरे पर हमला बोल दिया था और कैसे उसे महसूस हुआ कि उसने भी विश्व की आत्मा में एक डुबकी लगा ली है। ऊंट चालक लड़के की बात समझ रहा था। उसे मालूम था कि दुनिया में किसी एक चीज को देखकर भी दुनिया का पूरा इतिहास जाना जा सकता है। कोई चाहे तो किसी किताब का कोई पन्ना खोल ले, किसी के हाथ की लकीरें देख ले या फिर किसी पक्षी की उड़ान ही देख ले। मतलब ये कि कुछ भी देखकर इंसान उस पल होने वाले अनुभव से अपना कोई ना कोई रिश्ता जोड़ सकता है, कुछ ना कुछ महसूस कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वे चीजें अपने आप में कुछ पेश करती हैं, बल्कि अपने चारों ओर होने वाली घटनाओं को जरिया बनाकर विश्व की आत्मा में गोते लगाने का काम तो इंसान किया करते हैं। रेगिस्तान में ऐसे कई लोग थे जो विश्व की आत्मा को गहराई से समझने का दावा करके अपनी आजीविका कमाते थे। उन्हें ज़हीन कहा जाता था। औरतें और बुजुर्ग उनसे खौफ खाते थे। कबीले के लोग उनसे सलाह मशवरा करने से घबराते थे। अगर किसी योद्धा को यह पता चल जाए कि उसके नसीब में मौत लिखी है तो वो आखिर युद्ध कैसे कर पाएगा। योद्धाओं को लड़ाइयां अच्छी लगती थीं और इस बात की अनिश्चितता भी कि उनकी हार होगी या जीत। भविष्य में क्या होगा ये तो ऊपर वाले ने पहले ही लिख दिया है और जो उसने लिखा है हमेशा इंसानों के भले के लिए ही लिखा है। इसलिए कबीले के लोग ये सोचकर सिर्फ आज में जीते थे, क्योंकि वर्तमान अनिश्चितताओं से भरा हुआ था। इसलिए आने वाले कल के प्रति जागरूक होने से कहीं जरूरी उनके लिए और जानकारियां थीं। मिसाल के तौर पर दुश्मन की तलवार आखिर कहां है, उसका घोड़ा कहां है, अगर जिंदा बचे रहना है तो दुश्मन पर कैसे वार करना चाहिए। ऊंट चालक योद्धा नहीं था, इसलिए वो कई ज्योतिषियों से बात करता था। कई बार उनका कहा हुआ शब्द दर शब्द सही निकलता और कई बार गलत। एक बार एक बुजुर्ग ज्योतिषी ने उससे पूछा भी कि वो भविष्य की बातें जानने में इतनी दिलचस्पी क्यों रखता है, ताकि मैं कुछ कर सकूं, ऐसी चीजों को बदल सकूं जिन्हें मैं अपनी जिंदगी में घटते हुए नहीं देखना चाहता। ऊंट चालक ने जवाब दिया, फिर वे तुम्हारे भविष्य का हिस्सा कैसे बन सकेंगी? अच्छा, तो फिर ये समझ लीजिए कि मैं अपने भविष्य के लिए खुद को तैयार करना चाहता हूं।
उस ज़हीन ज्योतिषी ने जवाब दिया, अगर कुछ अच्छा होने वाला है तो वो तुम्हारे लिए एक सुखद आश्चर्य बनकर आएगा, और अगर कुछ बुरा होने वाला है तो तुम पहले से ही उसके बारे में सोच सोच कर दुखी होते रहोगे। मैं पुरुष हूं, इसलिए अपना भविष्य जानना चाहता हूं। पुरुषार्थियों का जीवन ही उनके भविष्य पर टिका होता है। ऊंट चालक ने अपनी ओर से एक आखिरी दलील दी। वो ज़हीन ज्योतिषी पेड़ों की टहनियों के माध्यम से भविष्य जानने की विद्या में माहिर था। उसने पासों की तरह टहनियां जमीन पर फेंक दी और उनके गिरने की दशा और दिशा के माध्यम से उनके अर्थ पढ़ने की कोशिश करने लगा। उस दिन उसने कोई भविष्यवाणी नहीं की, न ही कोई अटकलें लगाई। उसने शकुन बताने वाली उन टहनियों को समेटा, कपड़े में लपेटा और झोले में रख लिया। मैं लोगों का भविष्य बांचकर अपनी रोजी रोटी चलाता हूं। टहनी विद्या के इस विज्ञान को जानता समझता हूं। मुझे पता है कि टहनियों के माध्यम से कुछ भेदों और संकेतों को कैसे पढ़ा जाता है। मैं अतीत पढ़ सकता हूं, उसे उघाड़ सकता हूं जो भुलाया जा चुका है, और मैं वर्तमान के शकुनों को भी समझ सकता हूं। जब लोग मुझसे सलाह लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि मैं उनका भविष्य पढ़ने लग जाता हूं। मैं तो भविष्य की बस अटकलें लगाता हूं। भविष्य का कर्ता धर्ता तो ईश्वर है, और वही उसे असाधारण परिस्थितियों में हमारे सामने प्रकट करता है। फिर तुम्हारा सवाल होगा कि मैं भविष्य का अनुमान कैसे लगाता हूं? वर्तमान के संकेतों के आधार पर। दरअसल कुंजी तो वर्तमान में छुपी है। अगर तुम वर्तमान पर ध्यान दो तो उसे सुधार सकते हो, और फिर अगर तुमने अपना वर्तमान सुधार लिया तो जो आने वाला है वो तो बेहतर होगा ही। इसलिए भविष्य की फिक्र मत करो, और याद रखो कि ईश्वर अपने बच्चों को प्यार करता है। हर दिन अपने साथ कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आता है जो शाश्वत है। ऊंट चालक ने फिर यह जानना चाहा कि आखिर वे कैसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें ईश्वर भविष्य देखने की अनुमति दे देता है। तभी जब ईश्वर स्वयं को उद्घाटित करता है। हालांकि ईश्वर ऐसा बहुत कम करता है, और जब भी ऐसा करता है तो उसकी एक ही वजह होती है, पहले से लिखे हुए में कुछ फेर बदल करना। तभी ऊंट चालक के दिमाग में यह बात आई कि ईश्वर ने लड़के को भविष्य का संकेत तो दे ही दिया था, तो क्या वो लड़के को एक माध्यम बनाना चाहता था? जाकर कबीले के सरदारों से मिलो, युद्ध के लिए इधर आती फौज के बारे में उन्हें सूचना दो। ऊंट चालक ने लड़के से कहा, वे मुझ पर हंसेंगे। वे रेगिस्तान के लोग हैं, संकेतों पर विश्वास करते हैं। तब तो उन्हें मालूम चल ही गया होगा। अभी उनका ध्यान इस ओर नहीं है। उनका विश्वास है कि अगर अल्लाह की मर्जी होगी तो कोई ना कोई आकर उन्हें इसके बारे में बता ही देगा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, कई बार पहले भी हो चुका है, लेकिन इस बार वो कोई तुम हो। लड़के ने फातिमा के बारे में सोचा और फैसला किया कि कबीलों के सरदारों से वो मिलेगा।
नखलिस्तान के बीचों बीच खड़े उस सफेद तंबू के सामने खड़े पहरेदार से लड़के ने कहा, मैं सरदारों से मिलना चाहता हूं। रेगिस्तान से संकेत की एक सूचना लेकर आया हूं। बिना कोई सवाल पूछे पहरेदार भीतर चला गया। थोड़ी देर में उसके साथ सफेद और सुनहरी पोशाक पहने एक नौजवान अरब बाहर आया। लड़के ने जो भी देखा था उसके बारे में उसने नौजवान अरब को बता दिया। उस अरब ने लड़के से वहीं इंतजार करने के लिए कहा और भीतर चला गया। रात घिरने लगी थी। कई तरह के लड़ाके और सौदागर तंबू में आ जा रहे थे। एक एक करके सभी मशालें बुझा दी गईं। नखलिस्तान में रेगिस्तान सी शांति छा गई। सिर्फ तंबू के भीतर रोशनी थी। पूरे वक्त लड़के के मन में फातिमा का ख्याल था, लेकिन फातिमा के साथ हुई आखिरी मुलाकात की बातें उसे अभी भी ठीक ठीक समझ में नहीं आई थी। घंटों के इंतजार के बाद पहरेदार ने लड़के से भीतर चलने के लिए कहा। भीतर का नजारा देखकर लड़का हैरान रह गया। वो तो सोच भी नहीं सकता था कि रेगिस्तान के बीच इतनी विलासिता हो सकती है। जैसे कालीन जमीन पर बिछे हुए थे, वैसे कालीनों पर लड़का जिंदगी में कभी चला ही नहीं था। छत से सोने के कंदील लटक रहे थे और उन पर मोमबत्तियां जल रही थीं। कबीले के सरदार रेशम के मुलायम गद्दों पर आधी गोलाई में बैठे हुए थे। उन गद्दों पर भी कशीदाकारी की हुई थी। नौकर चाकर चांदी की तश्तरियों में मेवे और चाय पेश कर रहे थे। कुछ हुक्के की चिलम को हवा दे रहे थे। पूरे माहौल में धुएं की मीठी सी गंध फैली हुई थी। कुल 8 सरदार बैठे थे, लेकिन लड़के के लिए यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन है। एक अरब आधी गोलाई के बीचों बीच सफेद और सुनहरे कपड़ों में बैठा था, और उसके ठीक बगल में वही नौजवान अरब था जिससे थोड़ी देर पहले तंबू के बाहर लड़के की बात हुई थी। लड़के की ओर इशारा करते हुए सरदार ने पूछा, यह अजनबी कौन है जो संकेतों और शकुनों की बात करता है? मैं, लड़के ने जवाब दिया और फिर तफसील से एक बार फिर वे सारी बातें बता दी जो उसने देखी थी। हम जब यहां पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं तो हमारे बदले रेगिस्तान एक अजनबी के समक्ष संकेत क्यों प्रकट करेगा? एक सरदार ने शंका जाहिर की। इसलिए क्योंकि इस अजनबी की आंखों को रेगिस्तान की आदत नहीं लगी है। इसलिए मैं वो सब देख सकता हूं जो रेगिस्तान की अभ्यस्त आंखें नहीं देख सकती, लड़के ने जवाब दिया। और मुझे विश्वात्मा का भी इल्म है। लड़के ने मन ही मन सोचा, लेकिन कहा नहीं। नखलिस्तान तटस्थ इलाका है, यहां कोई हमला क्यों करेगा? यह सवाल तीसरे सरदार ने पूछा। मैं तो आपको सिर्फ वही बता सकता हूं जो मैंने देखा है। अगर आप मुझ पर यकीन नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। सरदारों में बहस छिड़ गई। उनकी अरबी लड़के की समझ से बाहर थी। वो बाहर जाने को हुआ तो पहरेदार ने उससे रुकने के लिए कहा। लड़का डर गया। उसे लगा कि ये अच्छा शकुन नहीं है। ऊंट चालक की बात मान लेने का उसे बड़ा अफसोस हुआ। अचानक बीच में बैठा हुआ बुजुर्ग सरदार मुस्कुराया। लड़के को थोड़ी तसल्ली मिली। बुजुर्ग ने अभी तक की बहस में शिरकत नहीं की थी, न ही एक भी शब्द कहा था, लेकिन लड़का सर्वव्यापी भाषा अनुभव कर सकता था, इसलिए उसने सुलह और शांति की इन तरंगों को पहचान लिया। अब उसका मन कह रहा था कि यहां आकर उसने गलती नहीं की है। बहस खत्म हो गई। कबीले के सरदार अब शांति से बुजुर्ग सरदार की बात सुन रहे थे। अपनी बात पूरी करने के बाद उस बुजुर्ग सरदार ने लड़के की ओर निर्विकार नजरों से देखा।
अब सरदार ऐसी अरबी बोल रहा था जो लड़के की समझ में आसानी से आ रही थी। 2000 साल पहले की बात होगी। दूर देश में अपने सपनों पर यकीन करने वाले एक आदमी को जेल में डाल दिया गया और फिर उसे गुलाम बनाकर बेच दिया गया। हमारे सौदागरों ने उस आदमी को खरीद लिया और मिस्र ले आए। हम सब इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जो अपने सपनों पर यकीन करता है वो उसे बांचना भी जानता है। उस आदमी का नाम था जोसेफ। जब फ़िरौन ने एक बार सपने में ऐसी गायें देखी जिनमें कुछ बहुत दुबली थीं और कुछ बहुत मोटी, तो उस आदमी ने मिस्र को अकाल से बचाया था। वो भी एक अजनबी देश का ही था, ठीक तुम्हारी ही तरह, लगभग तुम्हारी ही उम्र का। बुजुर्ग सरदार खामोश हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में भी दोस्ती की कोई झलक नहीं थी। हम हमेशा परंपराओं पर यकीन करते हैं। इन्हीं परंपराओं ने एक दिन मिस्र को अकाल से बचाया और यहां के लोगों को दौलतमंद बनाया। परंपराएं ही इंसानों को रेगिस्तान पार करना सिखाती हैं। ये भी सिखाती हैं कि बच्चे शादियां कैसे करें। परंपरा के मुताबिक नखलिस्तान एक तटस्थ इलाका है। दोनों ही पक्ष यहां जितने सुरक्षित हैं उतने ही असुरक्षित भी हैं। बुजुर्ग ने अपनी बात जारी रखी और सब खामोशी से सुनते रहे। लेकिन परंपराएं हमें ये भी सिखाती हैं कि हमें रेगिस्तान से आए संदेशों पर यकीन करना चाहिए। हमने जो भी सीखा है रेगिस्तान से ही सीखा है। बुजुर्ग सरदार का इशारा मिलते ही सब खड़े हो गए। सभा खत्म हो गई। हुक्के बुझा दिए गए। पहरेदार अपनी अपनी जगहों पर मुस्तैदी से खड़े हो गए। लड़का चलने को हुआ तो बुजुर्ग ने कहा, कल हम अपना ये फैसला बदल देंगे कि नखलिस्तान में रहने वाले अपने पास कोई भी हथियार नहीं रख सकते। दिन भर हम दुश्मनों की ताक में रहेंगे। शाम ढलते ही सभी लोग अपने अपने हथियार एक बार फिर हमें सौंप देंगे। हर मरे हुए दुश्मन के बदले तुम्हें सोने की एक मोहर दी जाएगी। लेकिन हथियार तभी लिए जा सकते हैं जब उनका इस्तेमाल लड़ाई के लिए किया जाएगा। हथियार भी रेगिस्तान की तरह ही मनमौजी होते हैं। अगर उनका इस्तेमाल नहीं किया जाए तो वक्त आने पर काम नहीं करते। अगर उनमें से एक भी हथियार कल इस्तेमाल में नहीं आया तो वो हथियार तुम पर चलाया जाएगा। जब तक लड़का तंबू से बाहर निकला तब तक पूरा नखलिस्तान पूर्णिमा की रोशनी में नहाया हुआ था। उसका तंबू वहां से सिर्फ 20 मिनट दूर था। लड़का अपने ठिकाने की ओर चलने लगा। आज की रात जो भी हुआ उसके लिए खतरे का संकेत था। उसने विश्वात्मा से एकाकार होने में जो सफलता हासिल की थी वही उसकी मौत की वजह बनने जा रही थी। कितनी खतरनाक बाजी थी ये। लेकिन ऐसी बाजियां तो वो हमेशा से खेलता आया है। अपनी निजी नियति को पाने के लिए अपनी भेड़ें बेच दी। ऊंट चालक ने भी तो यही कहा था, कल मरना किसी और दिन मरने से बदतर तो नहीं। हर दिन या तो इसलिए आता है कि आप जी सकें या फिर इसलिए कि आप इस दुनिया से चले जाएं। हर चीज अपने मकतूब पर ही तो आश्रित होती है। अपने तंबू की ओर जाते हुए लड़के के मन में जरा भी दुख या अफसोस नहीं था। अगर वो कल मर भी गया तो ऊपर वाले की यही मर्जी थी
और ईश्वर के तय किए फैसले को वो बदलना नहीं चाहता था। उसे कम से कम इस बात की तसल्ली थी कि मरने से पहले उसने खाड़ी पार की, क्रिस्टल की दुकान पर काम किया, रेगिस्तान की खामोशी को सुन पाया और फातिमा की सुंदर आंखें देख पाया। घर छोड़ने के बाद उसने अपना हर दिन शिद्दत से जिया है। अगर वो कल मर भी गया तब भी गडरियों के मुकाबले कितना कुछ देख चुका होगा। अचानक एक तेज आवाज के साथ विस्फोट हुआ और एक तेज हवा का थपेड़ा इतनी जोर से उसे आकर लगा कि लड़का वहीं जमीन पर गिर गया। उसने कभी इससे पहले हवा का इतना भयावह रूप महसूस नहीं किया था। चारों ओर धूल ही धूल थी। चांद भी धूल के पर्दे के पीछे जा छुपा। अब उसके सामने एक विशाल सफेद घोड़ा खड़ा था, जो दो टांगों पर खड़ा होकर हिनहिना रहा था। जब धूल थोड़ी कम हुई तो लड़का अपने सामने का नजारा देखकर कांप उठा। घोड़े पर काली पोशाक में एक घुड़सवार था। उसके बाएं कांधे पर एक बाज फड़फड़ा रहा था। आंखों के अलावा उसका सारा चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ था। घुड़सवार ने पगड़ी पहन रखी थी। लड़के को लगा कि वो रेगिस्तान का कोई दूत है, लेकिन उसके वजूद में दूत से कहीं शक्तिशाली कुछ बात थी। उस अजनबी घुड़सवार ने म्यान में से तलवार खींची। तलवार चांद की रोशनी में बिजली की तरह चमकी। चीलों की उड़ान में छुपे मायने जानने का दुस्साहस किसने किया? घुड़सवार की आवाज अल-फयूम के हजारों हजार खजूर के पेड़ों से टकराती हुई गूंज रही थी। मैंने, लड़के ने जवाब दिया। उसे सैंतियागो मातामोरस की मूर्ति याद आई, जिसमें उसके घोड़ों के पैरों के नीचे न जाने कितने ही काफिर कुचले पड़े थे। ये घुड़सवार भी कुछ कुछ वैसा ही था। ये और बात थी कि इस बार किरदारों की अदला बदली हो गई थी। मैंने ही ऐसा करने की जुर्रत की है, लड़के ने दोहराया और वार के लिए अपनी गर्दन घुड़सवार के सामने कर दी। इस तरह बहुत सारी जानें बच पाएंगी और मैंने विश्वात्मा के भीतर झांक कर भी यही महसूस किया। तलवार चली नहीं, लेकिन अजनबी ने तलवार नीची कर उसकी नोक लड़के की गर्दन पर टिका दी। लड़के की गर्दन से खून की बूंदें निकल आईं। घुड़सवार अपनी जगह पर अड़ा हुआ था और लड़का भी। लड़के के मन में वहां से भाग जाने का ख्याल ही नहीं आया, बल्कि मन ही मन उसे खुशी हो रही थी कि वो अपनी निजी नियति की खोज में ही मरेगा और फातिमा के लिए मरेगा। संकेत सही थे। वो यहां दुश्मन के सामने खड़ा था, लेकिन मरने की परवाह उसे नहीं थी। विश्वात्मा उसका इंतजार कर रही थी और वो बहुत जल्द उसी में समा जाएगा। कल को ये दुश्मन घुड़सवार भी उसी विश्वात्मा का हिस्सा होगा। लड़के की गर्दन अभी भी तलवार की नोक पर थी। तुमने पक्षियों की उड़ान के संकेत को क्यों पढ़ा? मैंने वही पढ़ा जो वे पक्षी मुझे बताना चाहते थे। वे इस नखलिस्तान को बचाना चाहते थे। कल तुम सब मारे जाओगे क्योंकि नखलिस्तान में आदमियों की संख्या तुम्हारी फौज से कहीं ज्यादा है। तलवार की नोक वहीं की वहीं थी। अल्लाह की मर्जी बदलने वाले तुम कौन होते हो? अल्लाह ने ही सेना बनाई और वे चील बनाए। अल्लाह ने ही मुझे पक्षियों की भाषा सिखाई। हर एक चीज उसके हाथों रची गई है, लड़के ने जवाब दिया। अचानक उसे ऊंट चालक के कहे हुए शब्द याद आ गए। अजनबी ने लड़के की गर्दन से तलवार हटा ली।
लड़के ने राहत की सांस तो ली, लेकिन फिर भी भागने की नहीं सोची। अपने पूर्वानुमानों और भविष्यवाणियों से बचकर रहो। जो लिखा होता है उसे बदला नहीं जा सकता। अजनबी ने कहा, मैंने तो बस फौज देखी थी, मुझे यह नहीं मालूम कि लड़ाई का नतीजा क्या हुआ। अजनबी को लड़के के जवाब से तसल्ली तो हुई, लेकिन उसने अपनी तलवार नीचे नहीं की। लेकिन एक अजनबी ऐसी अजनबी जगह पर क्या कर रहा है? अपनी निजी नियति का पीछा। लेकिन जाने दो, तुम इस बात को नहीं समझ पाओगे। अजनबी ने तलवार वापस म्यान में रख दी। लड़के को तसल्ली हुई। मुझे तुम्हारे हौसले का इम्तिहान लेना था। सर्वव्यापी भाषा को समझने के लिए हौसले का होना बहुत जरूरी है, अजनबी ने लड़के से कहा। लड़का हैरान रह गया। अजनबी वही भाषा बोल रहा था जो आमतौर पर लोग नहीं बोलते। अपनी बात जारी रखते हुए अजनबी ने कहा, इतनी दूर आ चुकने के बाद अपनी कोशिश मत छोड़ना। तुम्हारे मन में रेगिस्तान के लिए प्यार होना चाहिए, लेकिन यकीन नहीं। रेगिस्तान हर इंसान का इम्तिहान लेता है, हर कदम पर उसे ललकारता है। ध्यान इधर उधर हुआ नहीं कि रेगिस्तान खत्म कर देगा। घुड़सवार की बातें सुनकर लड़के को बूढ़े राजा की याद आ गई। अगर यहां लड़ाकू योद्धा पहुंच आए और कल शाम का सूरज ढलने तक तुम सही सलामत बचे रहो तो मुझे ढूंढते हुए आ जाना। अजनबी ने कहा, जिस हाथ में अभी थोड़ी देर पहले तलवार थी उसी हाथ में अब चाबुक था। घोड़ा एक बार फिर धूल उड़ाता हुआ अपने पिछले पैरों पर खड़ा हुआ, मुड़ा और सरपट वापस दौड़ गया। लेकिन तुम रहते कहां हो? लड़के ने जाते हुए घुड़सवार से चिल्लाकर पूछा। चाबुक वाले हाथ से घुड़सवार ने दक्षिण की ओर इशारा कर दिया। अगले दिन सुबह अल-फयूम के खजूर पेड़ों की आड़ में लगभग 2000 हथियारबंद लोग तैनात थे। सूरज के चढ़ने से पहले ही करीब 500 कबीलाई क्षितिज की ओर से आते हुए दिखे। घुड़सवार कुछ इस तरह से नखलिस्तान की उत्तर दिशा से आए जैसे सौदागर और मुसाफिर हों, लेकिन सबके कपड़ों के भीतर हथियार छिपे हुए थे। अल-फयूम के बीचों बीच सफेद तंबू के पास पहुंचते ही उन्होंने अपनी तलवारें और हथियार निकाल लिए और तंबू पर हमला बोल दिया। तंबू खाली था। पेड़ों के पीछे से नखलिस्तान के हथियारबंद योद्धा निकले और हमलावरों को घेर लिया। देखते ही देखते उन्होंने सभी हमलावरों को मार गिराया। बस एक ही जिंदा बचा रह गया था। बच्चों को खजूरों के बाग के पीछे छुपा कर रखा गया था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं देखा। औरतें अपने अपने घरों में अपने शौहरों की सलामती की दुआ मांग रही थीं, इसलिए जो कुछ हुआ उससे बेखबर रहीं। अगर जमीनें हमलावरों की लाशों से न पटी होती तो सब कुछ सामान्य ही दिखाई देता। योद्धाओं ने हमलावरों के सरदार की जान बख्श दी थी। उसी दोपहर उसे कबीले के सरदारों के सामने हाजिर किया गया। रेगिस्तान और नखलिस्तान की सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ने के लिए उससे जवाब मांगा गया। हारे हुए सरदार ने कहा कि उसके आदमी भूखे प्यासे थे, लड़ते लड़ते थक गए थे, इसलिए नखलिस्तान पर काबिज होकर तरोताजा होना चाहते थे, लड़ाई के लिए लौटना चाहते थे। कबीले के सरदार ने मरने वाले लड़ाकों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि परंपराएं पाक होती हैं,
पराजित सरदार को सजा-ए मौत हो गई। तलवार से सिर कलम करने या गोली से मार डालने के बजाय उसे खजूर के एक सूखे पेड़ से लटकाकर फांसी दी गई। रेगिस्तान की तेज गर्म हवाओं में सरदार की लाश पूरी तरह अकड़ चुकी थी। कबीले के सरदार ने लड़के को बुलाकर उसे सोने की 50 मुद्राएं दी। उसे मिस्र के जोसेफ की कहानी फिर से सुनाई और लड़के से नखलिस्तान का सलाहकार बन जाने की गुजारिश की। दिन ढल चुका था और आकाश में तारे चमकने लगे थे। लड़के ने दक्षिण की ओर चलना शुरू किया। दूर जाकर उसे एक खेमा नजर आया। कुछ अरब वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने लड़के से कहा कि वहां जिन्न रहता है, इसलिए लड़का उधर न जाए। लेकिन लड़का डरा नहीं और वहीं बैठकर इंतजार करने लगा। जब चांद आकाश में चढ़ चुका था और तब कहीं जाकर उसने किमियागर को अपनी ओर आते हुए देखा। किमियागर के कंधों पर 2 मृत चीलें लटक रही थीं। मैं आ गया हूं, लड़के ने कहा। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, किमियागर का जवाब आया। लेकिन हो सकता है तुम्हारी निजी नियति तुम्हें यहां ले आई हो। किमियागर ने घोड़े से उतरते हुए लड़के को तंबू में आने का इशारा किया। किमियागर का तंबू नखलिस्तान के बाकी तंबुओं जैसा ही था। लड़के ने तंबू के भीतर नजरें दौड़ाकर किमियागिरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों और भट्ठियों को ढूंढना चाहा, लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। बस चंद किताबें एक के ऊपर एक रखी हुई थी। एक चूल्हा था और एक कालीन था जिन पर कुछ रहस्यमयी आकृतियां बनी हुई थीं। बैठो, पहले हम कुछ पिएंगे और फिर इन चीलों को पकाकर खाएंगे, किमियागर ने कहा। लड़के को लगा कि शायद ये वही 2 चीलें हैं जिन्हें उसने लड़ाई करते देखा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। किमियागर ने आग जलाई और बहुत जल्द पूरे तंबू में एक खुशबू फैल गई। ये खुशबू हुक्कों की खुशबू से कहीं बेहतर थी। आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? लड़के ने पूछा। शकुन चिन्हों की वजह से। हवा ने मुझसे कहा था कि तुम आओगे यहां और तुम्हें मदद की जरूरत होगी, किमियागर ने जवाब दिया। अरे, लेकिन मैं वो नहीं हूं जिसके बारे में हवा ने आपसे बात की थी। वो तो कोई दूसरा विदेशी है, एक अंग्रेज। वही आपको खोजते हुए यहां आया है, मुझे मालूम है। लेकिन उसे अभी बहुत कुछ करना है। हालांकि वो सही रास्ते पर है। उसने रेगिस्तान को समझने की शुरुआत कर दी है। और मैं, जब भी कोई इंसान वाकई कोई चीज हासिल कर लेना चाहता है तो ये पूरी कायनात उसका सपना पूरा करने की साजिश रचती है। किमियागर ने ठीक वही शब्द दोहराए जो बूढ़े राजा ने लड़के से कहे थे। लड़के की समझ में आ गया कि ये वही एक और इंसान है जो लड़के की मदद करना चाहता है ताकि उसे उसकी निजी नियति हासिल हो। तो क्या आप मेरा मार्गदर्शन करने वाले हैं? नहीं, तुम पहले से ही सब जानते हो।
मैं सिर्फ ये बताने में मदद करूंगा कि खजाना किस दिशा में है। लेकिन कबीलों की ये आपसी लड़ाइयां, मैं जानता हूं कि रेगिस्तान में क्या चल रहा है। मैं तो अपना खजाना हासिल कर चुका हूं। एक ऊंट है मेरे पास, क्रिस्टल की दुकान से कमाए हुए पैसे हैं, और अब तो सोने की 50 मुद्राएं भी हैं। मेरे देश में तो इतने में मुझे रईसों में गिना जाएगा। लेकिन इनमें से कुछ भी पिरामिडों से आया हुआ नहीं है। किमियागर ने लड़के को याद दिलाया। मेरे पास फातिमा है, और उसका होना खजाने के होने से कहीं बढ़कर है। वो भी तुम्हें पिरामिडों में नहीं मिली थी। दोनों ने खाना खाते हुए कोई और बात नहीं की। किमियागर ने लाल रंग की एक बोतल खोलकर उसमें से कुछ पेय लड़के के प्याले में गिराया। लड़के ने अब तक जितनी भी शराब पी थी, ये शराब उन सभी से कहीं बेहतर थी। यहां शराब पीना तो मना है ना? लड़के ने पूछा। किमियागर ने जवाब दिया, वो बुरा नहीं जो हमारी जुबान पर जाता है, बुरा तो वो है जो हमारी जुबान से बाहर निकल कर आता है। शुरू में लड़के को किमियागर से थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन शराब पीने के बाद वो सहज हो गया। खाना खाने के बाद दोनों तंबू के बाहर बैठ गए। चांद की रोशनी ऐसी थी कि तारों की चमक फीकी पड़ गई थी। लड़के को खुश देखकर किमियागर ने कहा, पियो और खुश रहो। आज रात खूब अच्छी तरह आराम कर लो, ऐसे कि जैसे कल तुम्हें किसी युद्ध पर जाना है। याद रखना, तुम्हारा दिल जहां है वहीं तुम्हारा खजाना भी है। तुम्हें हर हाल में खजाने को ढूंढना है, और तभी वो सब कुछ सार्थक हो पाएगा जो तुमने अभी तक अपने रास्ते में सीखा है। कल तुम अपना ऊंट बेच देना और एक घोड़ा खरीद लेना। ऊंट धोखेबाज होते हैं। वे हजारों मील की दूरी नाप लेते हैं और थकने का नाम तक नहीं लेते, फिर अचानक धप्प से बैठ जाते हैं और मर जाते हैं। लेकिन घोड़े थोड़ा थोड़ा थकते हैं। तुम हमेशा अनुमान लगा सकते हो कि तुम्हें उनसे क्या उम्मीद रखनी चाहिए और वो कब मर सकते हैं। अगली रात लड़का घोड़े पर सवार होकर किमियागर के तंबू पहुंचा। किमियागर पहले से तैयार था। उसने घोड़े की जीन कसी और बाज को अपने बाएं कंधे पर बैठा लिया और फिर लड़के से कहा, अच्छा, मुझे ये बताओ कि रेगिस्तान के भीतर जीवन किधर है? जो जीवन की निशानियां देख सकते हैं, अपना खजाना भी वही ढूंढ सकते हैं। चांद की रोशनी में घोड़ों पर सवार वो दोनों अपने रास्ते पर चल पड़े। मैं नहीं जानता मैं रेगिस्तान में जीवन की निशानियों को पहचान पाऊंगा या नहीं। मैं तो रेगिस्तान को अच्छी तरह जानता तक नहीं। लड़के ने मन ही मन सोचा। लड़का किमियागर को यह बता देना चाहता था कि वो उससे डरता था। दोनों उन्हीं पत्थरों के पास जा पहुंचे जहां लड़के ने उड़ती हुई 2 चीलों को देखा था, लेकिन उस वक्त
वहां सिर्फ रेगिस्तानी हवा थी और नीम खामोशी थी। मैं नहीं जानता रेगिस्तान में जीवन कैसे ढूंढा जाए। मुझे तो बस इतना ही मालूम है कि यहां जीवन है, लेकिन कहां मैं ये नहीं बता सकता। जीवन ही जीवन को खींचता है, किमियागर ने जवाब दिया। और तब लड़का सब समझ गया। उसने घोड़े की लगाम ढीली की और ढील मिलते ही घोड़ा पथरीली जमीन और रेत पर दुलत्ती झाड़ता हुआ दौड़ने लगा। किमियागर का घोड़ा लड़के के पीछे था। आधे घंटे बाद नखलिस्तान की हरियाली दिखनी बंद हो चुकी थी। अब सिर्फ आसमान था, चांद था, दूर दूर तक बिखरी हुई चांदनी थी, और इसी चांदनी में चांदी सा चमकता एक रेगिस्तान था। अचानक बिना किसी वजह के लड़के के घोड़े की चाल मंद हो गई। यहां आसपास कहीं जीवन है, लड़के ने किमियागर से कहा। मैं रेगिस्तान की भाषा नहीं जानता, लेकिन मेरा घोड़ा जीवन की भाषा समझता है। दोनों घोड़े से उतर गए। किमियागर ने कुछ कहा नहीं। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए पत्थरों में कुछ खोजने लगा। किमियागर अचानक ठहर गया और नीचे झुका। उन पत्थरों के बीच एक छेद था। किमियागर ने पहले तो उस छेद में अपनी हथेली घुसाई और फिर पूरी बांह डाल दी। कोई चीज उस छेद के भीतर हरकत कर रही थी। लड़के ने किमियागर की झपकती हुई आंखों से अंदाजा लगाया कि वो पत्थरों में छुपी किसी चीज से जूझ रहा है। एक झटके में अपना हाथ बाहर खींचकर किमियागर कूदा और खड़ा हो गया। लड़के की हैरान आंखों ने देखा कि किमियागर के हाथ में एक सांप लटक रहा है, जिसे उसने उसकी पूंछ से पकड़ रखा है। लड़का सांप से बचने के लिए छलांग लगाकर दूर खड़ा हो गया। सांप गुस्से में फुफकार रहा था। उसकी फुफकार से रेगिस्तान का सन्नाटा टूट रहा था। सांप कोबरा था, इतना जहरीला कि उसका काटा हुआ पानी भी ना मांग सके। ध्यान से कहीं काट ना ले, लड़के ने कहा। लेकिन किमियागर के चेहरे के भाव वैसे के वैसे ही थे। ये तो हो ही नहीं सकता था कि किमियागर ने जब सांप के बिल में हाथ डाला तो सांप ने उसे डसा ना हो। अंग्रेज ने बताया था कि किमियागर की उम्र 200 साल है। उसे जरूर मालूम होगा कि सांपों से कैसे निपटा जाता है। लड़के ने किमियागर को घोड़े की ओर जाते देखा। किमियागर ने अपनी कटार निकाली, उससे रेत पर एक गोल घेरा बनाया और उसके भीतर सांप को रख दिया। इतना करते ही सांप एकदम शांत हो गया। अब घबराने की कोई बात नहीं है। सांप इस घेरे से बाहर नहीं जा पाएगा। तुमने रेगिस्तान में जीवन ढूंढ लिया है। ये एक ऐसा शकुन चिन्ह है जिसकी मुझे तलाश थी। ये तलाश आखिर इतनी जरूरी क्यों थी? क्योंकि पिरामिडों के चारों ओर रेगिस्तान है। लड़का पिरामिडों की बात नहीं करना चाहता था। उसका मन कल रात से ही उदास था। खजाने की तलाश में निकलने का मतलब था फातिमा से बिछो हो। मैं नखलिस्तान में ही रहना चाहता हूं। मुझे फातिमा मिल गई है और वो मेरे लिए किसी खजाने से भी अनमोल है, लड़के ने कहा। फातिमा रेगिस्तान की औरत है। वो जानती है कि पुरुषों को जाना पड़ता है ताकि वे लौट सकें। उसके पास तो पहले से ही उसका खजाना है, और वो हो
तुम उसकी ख्वाहिश ये है कि तुम वो पा सको जिसकी तुम्हें तलाश है। किमियागर ने लड़के को समझाया, और अगर मैं यहीं रहना तय कर लूं तो मैं बताता हूं कि क्या होगा। तुम नखलिस्तान के सरदारों के सलाहकार बन जाओगे। तुम्हारे पास भेड़ें और ऊंट खरीदने के लिए बहुत सारा धन भी होगा। तुम फातिमा से शादी कर लोगे और 1 साल तक बहुत खुश भी रहोगे। तुम रेगिस्तान को प्यार करना सीख जाओगे और उन 50,000 खजूर के पेड़ों को पहचानने लगोगे। उन्हें बढ़ता हुआ देखकर तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी दुनिया भी पल पल बदल रही है। तुम शकुन चिन्ह और संकेत पहचानने में बेहतर बनते जाओगे, क्योंकि इस मामले में रेगिस्तान से बढ़कर कोई और गुरु है ही नहीं। फिर दूसरे साल में तुम्हें खजाने की याद आएगी। शकुन तुम्हें उसके बारे में बताना शुरू भी कर देंगे, लेकिन तुम उन्हें अनदेखा करने लगोगे। तुम रेगिस्तान से हासिल अपना ज्ञान नखलिस्तान के लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहोगे। कबीले के सरदार इस बात के लिए तुम्हें सराहेंगे। तुम्हारे ऊंटों से तुम्हें दौलत और सत्ता दोनों मिलने लगेगी। तीसरे साल भी शकुन तुम्हें खजाने और तुम्हारी निजी नियति के बारे में बताने लगेंगे, और तुम रात को उठ उठ कर नखलिस्तान के चक्कर लगाया करोगे। तब फातिमा को बहुत दुख होगा कि सिर्फ उसकी वजह से तुमने अपनी तलाश छोड़ दी। तुम फिर भी उसे प्यार करोगे और वो भी तुम्हें प्यार करती रहेगी। तुम्हें इस बात का एहसास जरूर होगा कि उसने तुम्हें सफर पर जाने से कभी नहीं रोका, क्योंकि रेगिस्तान की औरतें अपने पुरुषों का इंतजार करना जानती हैं। तुम उसे दोष तो नहीं दोगे, लेकिन रेगिस्तान पर चलते हुए तुम्हारे मन में जरूर आएगा कि काश मैं चला गया होता, काश मैंने अपने और फातिमा के प्यार पर और भरोसा किया होता। तुम्हें नखलिस्तान में रहने के लिए जिस बात ने मजबूर किया वो तुम्हारा डर था। ये डर कि शायद तुम कभी लौट ही ना सको। फिर उस वक्त तुम्हारी शकुन ही तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारा खजाना हमेशा के लिए दफन हो चुका है। फिर चौथे साल किसी दिन शकुन चिन्ह तुम्हारा साथ देना छोड़ देंगे, क्योंकि तुमने भी उनका कहा मानना छोड़ दिया है। कबीले के सरदार ये समझ जाएंगे और तुम्हें सलाहकार के पद से हटा देंगे। लेकिन तुम तब तक बहुत अमीर बन चुके होगे और चालाक व्यापारी भी। लेकिन तुम अपनी पूरी जिंदगी ये सोचने में गुजार दोगे कि तुमने अपनी निजी नियति को नहीं खोजा और अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए कि प्यार किसी को भी अपनी निजी नियति की तलाश करने से नहीं रोकता है। अगर कोई इंसान अपनी तलाश छोड़ देता है तो इसका मतलब यह है कि उसका प्यार सच्चा था ही नहीं, क्योंकि प्यार हमेशा सर्वव्यापी भाषा बोलता है। किमियागर ने रेत पर बना हुआ गोल घेरा मिटा दिया। सांप रेंगता हुआ वहीं कहीं चट्टानों में वापस जा छुपा।
लड़के को अचानक उस क्रिस्टल व्यापारी की याद आ गई जो मक्का की यात्रा करने के सपने देखता था। उस अंग्रेज की याद आ गई जो किमियागर से मिलने का सपना देखता था। उस औरत की याद आई जिसे रेगिस्तान पर भरोसा था। उसने रेगिस्तान के विस्तार को देखा जो उसे इतनी दूर उस औरत के पास ले आया था जिससे वो प्यार कर बैठा था। दोनों वापस अपने घोड़ों पर सवार हो गए। इस बार लड़का किमियागर के पीछे था। हवा के झोंकों के साथ नखलिस्तान की आवाजें आ रही थीं। लड़के ने उन आवाजों में फातिमा की आवाज सुनने की कोशिश की। उस रात जब लड़का घेरे में शांत पड़े सांप को देख रहा था तो कंधे पर बाज बैठाए किमियागर घुड़सवार ने उससे कई सारी बातें की थी। प्यार की, खजाने की, रेगिस्तान की औरतों की और उसकी निजी नियति की। मैं आपके साथ चलूंगा, लड़के ने किमियागर से कहा। ये कहते ही उसके दिल को बड़ी तसल्ली मिली। जवाब में किमियागर ने सिर्फ इतना कहा, हम लोग कल सुबह सूरज निकलने से पहले निकल पड़ेंगे। लड़के ने पूरी रात जाग कर गुजारी। सूरज उगने से 2 घंटे पहले उसने अपने तंबू में सो रहे एक लड़के को उठाया और उससे फातिमा के तंबू तक पहुंचने की गुजारिश की। दोनों फातिमा के तंबू तक पहुंचे तो लड़के ने इस मदद के एवज में अपने साथी लड़के को एक भेड़ खरीदने लायक सोना दिया। फिर उसने अपने साथी से कहा कि वो तंबू के भीतर फातिमा के सोने की जगह पर जाए और उसे जगाकर बताए कि मैं यहां उसका इंतजार कर रहा हूं। अरब लड़के ने ठीक वही किया और इसके बदले उसे एक और भेड़ खरीदने लायक सोना मिला। हमें अकेला छोड़ दो अब, लड़के ने उस अरब से कहा। अरब लड़का वापस अपनी नींद पूरी करने के लिए अपने खेमे में लौट गया। उसे इस बात की खुशी थी कि वो नखलिस्तान के सलाहकार की मदद कर सका और उसने अपने लिए भेड़ें खरीदने लायक पैसे भी कमा लिए। फातिमा और लड़का खजूर के पेड़ों की ओर चल पड़े। लड़का जानता था कि इस तरह रात में किसी लड़की से मिलना नखलिस्तान की परंपरा के खिलाफ था, लेकिन उसे इस वक्त परंपरा की परवाह नहीं थी। मैं जा रहा हूं और मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मैं वापस आऊंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए आगे कुछ मत कहो। फातिमा ने लड़के को बीच में ही रोक दिया। किसी से प्यार किया जाता है क्योंकि प्यार हो जाता है, बस। इसके लिए किसी कारण की जरूरत नहीं है। मेरा एक सपना था और फिर राजा से मेरी मुलाकात हो गई। मैंने क्रिस्टल बेचे, रेगिस्तान पार किया, कबीलों की लड़ाइयां देखी और फिर अंग्रेज के कहने पर किमियागर का पता पूछते पूछते तुम तक पहुंच गया। फातिमा, मैं तुमसे इसलिए प्यार करता हूं क्योंकि पूरी दुनिया ने तुम्हें ढूंढने में मेरी मदद की है। लड़का अपनी बात कहता रहा। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। पहली बार दोनों ने एक दूसरे को छुआ था। मैं लौटूंगा, लड़के ने वादा किया। आज से पहले मैं हमेशा रेगिस्तान को हसरत भरी नजरों से देखा करती थी, लेकिन अब मेरे मन में एक उम्मीद होगी। मेरे वालिद भी एक दिन ऐसे ही गए थे, लेकिन मां के पास वापस लौटा। उसके बाद जब भी बाहर जाते मां के पास हमेशा लौट आते।
खामोश हो गए और ऐसे ही चुपचाप पेड़ों के झुरमुट में चलने लगे। फिर लड़के ने फातिमा को उसके तंबू के बाहर छोड़ दिया। मैं लौटूंगा वैसे ही जैसे तुम्हारे वालिद तुम्हारी अम्मा के पास लौटे थे। लड़के ने देखा कि फातिमा की आंखें भर आई हैं। तुम रो रही हो। मैं रेगिस्तान की औरत हूं जरूर, लेकिन हूं तो औरत ही ना। फातिमा अपने तंबू में वापस चली गई और जब दिन निकला तो अपने कामों में लग गई। वही रोज के काम जो वो सालों से करती आ रही थी। लेकिन आज सब कुछ बदल गया था। नखलिस्तान लड़के के बिना सूना था। सब कुछ बेमानी था जैसे। नखलिस्तान अब वैसा कहां रह गया था जैसा कल तक था। सब कुछ बेमानी हो चुका था। खजूर के 50,000 हरे भरे पेड़, 300 कुएं, लंबे सफर के बाद का यह आराम गाह, आज के बाद ये नखलिस्तान उसके लिए सूना होगा। और आज के बाद रेगिस्तान की अहमियत बढ़ जाएगी। हर रोज वो रेगिस्तान की ओर देखा करेगी और अंदाजा लगाने की कोशिश करेगी कि वो किन सितारों की ओट में चलता हुआ खजाने की तलाश में चला जा रहा है। वो अपने बो से हवाओं के साथ उसके पास भेजेगी और जब हवाएं उसके चेहरे को सहलाएंगी तो उसे यकीन हो जाएगा कि फातिमा उसके इंतजार में जिंदा है। अभी उस साहसी युवक के इंतजार में जो खजाना खोजने गया है। आज के बाद रेगिस्तान उसके लिए सिर्फ और सिर्फ उम्मीद का रूप होगा। जो तुम पीछे छोड़ आए हो उसके बारे में सोचना बेकार है, किमियागर ने लड़के से कहा। दोनों अपनी यात्रा पर थे। जो कुछ जैसा भी है वो इस दुनिया की रूह पर पहले से ही लिखा जा चुका है और वो वैसा ही रहेगा। लोग घर लौटने की बात करते हैं, घर छोड़ने की नहीं। लड़के ने कहा। वो फिर से खुद को रेगिस्तान की खामोशी की आदत डालने लगा था। अगर कोई चीज शुद्ध तत्वों से बनी है तो कभी खराब नहीं होती और उसके पास तो तुम कभी भी लौट सकते हो। लेकिन जो चीज टूटते हुए सितारों की तरह बस पल भर के लिए चमकती है, उसके लिए तुम लौटो भी तो कुछ हासिल नहीं होता। वो इंसान किमियागिरी की भाषा में बात कर रहा था, लेकिन लड़के को समझ में आ गया था कि उसका इशारा फातिमा की ओर है। जो कुछ भी वो पीछे छोड़ आया है उसके बारे में ऐसे एकदम से भूल जाना उसके लिए मुश्किल था। रेगिस्तान की अनंत एक रास्ता सपनीली भी थी। उसे इसी रेगिस्तान में पेड़, कुएं और वो चेहरा नजर आ रहा था जिसे वो प्यार करता था। एक एक कर उसे न जाने कितनी ही शक्लें याद आ रही थी। प्रयोग में जुटा अंग्रेज, अपनी जहानत से बेपरवाह वो ऊंट चालक। लड़के ने सोचा इस किमियागर ने शायद कभी किसी को प्यार नहीं किया। किमियागर घोड़े पर सवार, कंधे पर बाज बैठाए आगे आगे चल रहा था। बाज को रेगिस्तान की भाषा आती थी। वो जहां कहीं थोड़ी देर के लिए रुकते, बाज शिकार की तलाश में उड़ जाता। पहले दिन उसने एक खरगोश का शिकार किया और दूसरे दिन
2 परिंदे मारे। रात को वे सोने का सामान बैठाते और आग छुपाकर जलाते। रेगिस्तान की रातें ठंडी थीं और चांद घटता जा रहा था। इस बीच ये भी देखना था कि कहीं कबीलों की लड़ाइयों में वो न फंस जाएं। चलते चलते 1 हफ्ता गुजर गया। जब कभी तेज हवा चलती तो लड़ाइयों में मारे गए लड़ाकों के खून की गंध उन तक आ पहुंचती। तब लड़के को लगता कि जो मंजर उसकी आंखें नहीं देख पाई हैं उसे हवा ने शकुनों की भाषा में बता दिया है, वरना वे आसपास चल रही लड़ाइयों में जरूर फंस जाते। 7वें दिन किमियागर ने थोड़ा पहले ही पड़ाव डाल दिया। बाज शिकार के लिए उड़ा तो किमियागर ने पानी का मश्क लड़के की ओर बढ़ा दिया। तुम्हारा सफर अब बस खत्म होने ही वाला है। मैं तुम्हें इस बात के लिए जरूर मुबारकबाद देना चाहूंगा कि तुम अपनी निजी नियति की खोज में लगन से जुटे रहे हो, किमियागर ने लड़के से कहा। लेकिन आपने रास्ते में तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। मुझे तो लग रहा था कि आप मुझसे अपना ज्ञान बांटेंगे। कुछ दिन पहले जब मैं अंग्रेज के साथ रेगिस्तान में सफर कर रहा था तो उसने मुझे किमियागिरी की कुछ किताबें पढ़ने के लिए दी थीं, लेकिन उन किताबों से मैं कुछ भी नहीं सीख सका। कुछ भी सीखने का एक ही तरीका होता है, और वो है कर्म। तुम्हें जो कुछ भी जानने की जरूरत थी वो तुमने अपनी यात्रा के दौरान सीख लिया। अब तुम्हें केवल एक और बात सीखनी है। लड़का पूछना चाहता था कि वो क्या बात है जो सीखनी है, लेकिन तब तक किमियागर आकाश की ओर ताकते हुए अपने बाज की तलाश करने लगा था। लोग आपको किमियागर क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं वही हूं। तो फिर उन किमियागरों से क्या गलती हो गई जो सोना बनाना चाहते थे लेकिन बना नहीं पाए? वे लोग सिर्फ सोना बना लेने की बात सोच रहे थे। वे अपनी निजी नियति के खजाने को बिना अपनी निजी नियति जिए हासिल कर लेना चाहते थे। कैसे? मैं समझा नहीं, लड़के ने कहा। किमियागर अभी भी आसमान की ओर ही देख रहा था। तभी बाज शिकार लेकर आ गया। दोनों ने मिलकर गड्ढे को खोदा और उसके भीतर रोशनी जलाई ताकि आग की रोशनी किसी को दिखाई न दे। मैं किमियागर हूं तो हूं, भोजन पकाते हुए उसने कहा। ये विद्या मैंने अपने दादा से सीखी थी, जिन्होंने अपने पिता से ये ज्ञान हासिल किया था, और उन्होंने अपने पूर्वजों से। पुरातन काल में उत्कृष्ट रचना को एक हरित मणि तक पर लिखा जा सकता था, लेकिन लोगों ने आसान रास्ते दरकिनार कर दिए और पुस्तकों, टीकाओं और दर्शन ग्रंथों में अपना जीवन गुजारने लगे। उन्हें यह भी लगने लगा कि उन्हें दूसरों की अपेक्षा बेहतर तरीके मालूम हैं। लेकिन हरित मणि की सतह पर आखिर क्या लिखा था? लड़के ने पूछा। किमियागर रेत पर चित्र उकेरने लगा। इसमें उसे सिर्फ 5 मिनट लगे। किमियागर को चित्र बनाते देख लड़के को बुजुर्ग राजा की याद आ गई। उसे याद आया कि कैसे एक चौक पर उनकी मुलाकात हुई थी। उसे लगा कि जैसे तब से अब तक न जाने कितने साल गुजर गए। ये लिखा हुआ था हरित मणि की सतह पर। किमियागर ने अपना चित्र पूरा करते हुए कहा। लड़के ने रेत पर लिखी हुई लिपि पढ़ने की कोशिश की।
लग तो रहा है जैसे कोई छुपी हुई भाषा है, कुछ कुछ वैसी ही जैसी मैंने अंग्रेज की किताब में देखी थी। लड़के ने निराश होते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। किमियागर ने जवाब दिया, ये भाषा उन दो चीलों की उड़ान की तरह ही है जिसे किसी तरह के तर्क से नहीं समझा जा सकता। हरित मणि पर की गई लिखाई विश्व की आत्मा से जुड़ने की महज एक परछाई है, उस अदृश्य स्वर्ग का एक प्रतिरूप। इस दुनिया का होना ही इस बात का सबूत है कि इस दुनिया के अलावा भी एक दुनिया है जो अपने आप में संपूर्ण है। ईश्वर ने तो ये दुनिया बनाई ही इसलिए ताकि इंसान यहां की भौतिक चीजों की नश्वरता देखकर आध्यात्मिक ज्ञान को समझ सके और अपनी चमत्कारी बौद्धिक शक्ति को पहचान पाए। कर्म से मेरा यही मतलब है। क्या मुझे हरित मणि पर की गई लिखाई समझनी होगी? लड़के ने पूछा। अगर तुम किमियागिरी की प्रयोगशाला में होते तो शायद उस लिखावट को समझने के लिए इससे बेहतर तरीका नहीं होता, लेकिन तुम रेगिस्तान में हो। जहां हो वहां अपने आप को पूरी तरह सौंप दो। ये रेगिस्तान तुम्हें पूरी दुनिया का बोध करा देगा, ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी किसी भी चीज का बोध करा सकती है। लेकिन तुम्हें पूरे रेगिस्तान को समझने की जरूरत नहीं है। रेत का बस एक कण बहुत है, उसी पर चिंतन मनन करो। ये अद्भुत सृष्टि बस उतने से ही तुम्हारी समझ में आ जाएगी। लेकिन मैं अपने आप को रेगिस्तान के हवाले कैसे करूं? लड़के ने पूछा। अपने दिल की सुनो। दिल को सब मालूम है, उसकी पैदाइश ही विश्व की आत्मा से हुई है और उसी में एक दिन उसे भी लौट जाना